आज सारे जो वो आ रहे थे सोशल मीडिया पे कि क्या वो जिंदा तो नहीं है, ये कैसे आया, तो वो बाद में पता चला जी कि नहीं, 2001 का वो लेटर था। हाँ, तो डिलीट कर दिया डिलीट कर दिया सही जगह से। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं केपी और बलूचिस्तान में, उन्होंने तो जनाब पता नहीं मतलब किस दुनिया में ये लोग चल रहे हैं। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आपने ये जो जजमेंट दिया था अक्टूबर 23 को, जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस को के ऊपर जो मुकदमे चलाने को जो आपने खारिज कर दिया था, इसको आप नल एंड वॉइड कहें। यानी आप सोचें ज़रा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा और सीधा और मुनासिब फैसला लिया कि सिविलियंस के जो मुकदमे हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में होने चाहिए, और जो अर्लियर ये मई 9 के राइट्स के बाद जो ये डिसीजन लिया गया था कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जाएगा, वो गलत है, वो नल एंड वॉइड है। उनका मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, सिविलियन कोर्ट्स में होगा। इसके ऊपर जी आज केपी और बलूचिस्तान के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपना ये फैसला चेंज करें, यानी कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है उनके फैसले होने दें। और जो 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच था उसने कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको बहुत सारी जो है पिटीशन सबमिट की गई थी और ये चैलेंज किया गया था कि ये कैसे आप किया जा रहा है कि, और जो ये इवन अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं किया जा सकता। तो आज ये इन गवर्नमेंट्स ने और बहुत सारे खूबसूरत लोगों ने, इससे पहले भी सिंध के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और शोहदा फोरम बलूचिस्तान जो है उसने भी रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, आप अपना ये फैसला खत्म करें और पहले वाले लेकर आए, रेस्टोर करें ये सेक्शंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है, यानी कि सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई होने दें। तो ये आज दुनिया को बड़ी हैरत हुई कि भाई मतलब दिमाग ठीक है लोगों का कि नहीं है, पायन नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में जनाब आज एक कंसेंसस हो गया है, और इसके मुताबिक जो है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है उसको अब काम जो है उसका जल्दी से शुरू कर दिया जाएगा, और जो फॉर्मल डिस्कशंस हैं वो 2 to 3 वीक्स में शुरू हो जाएंगी। इससे पहले आपको पता ही है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ फटे चल रहे थे, क्योंकि $18 बिलियन के पेनल्टीज लगाए थे ईरान ने पाकिस्तान पे, क्योंकि ये जो टापी गैस पाइपलाइन जो कि इंडिया पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान से होके जो सेंट्रल एशिया में जानी थी उससे पीछे हट गया था पाकिस्तान, जब यूएस ने उनको कहा था कि आप ईरान के साथ अपनी तमाम जो है वो डील्स ख़त्म करें। हालांकि पाकिस्तान जो है उस वक्त तक उनको हाँ बोल चुका हुआ था, तो इसके लिए वो लगी थी। अब उसके ऊपर जो है वो इनका एनर्जी मिनिस्टर मोहम्मद अली का कहना है कि नहीं, अब बात तेहरान के साथ हो गई है और अब हम उसके ऊपर काम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इनको भी और दुनिया को भी बताया कि पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी जो है बेतहाशा चाहिए, और पाकिस्तान जो है ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा है 104 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ईरान, लेकिन अभी भी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, खासतौर पे गवादर के सारे एरिया को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लिहाजा ये जो है थोड़े दिनों में डील हो जाएगी, और फिर ये जो है सितंबर 2024 तक, हालांकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि इस चीज़ में आगे बढ़ा जा सके। इमरान खान साहब जो है जी, उन्होंने कहा है कि मैं लीगल प्रोसीडिंग्स करूंगा यूएसए के अंदर ही। यूएसए के जो टॉप डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड रू फॉर टॉपलिंग माई गवर्नमेंट, ये सारी डिटेल्स जो हैं अलीमा खान उनकी बहन जो है उन्होंने शेयर की। आज अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उससे बात कर रही थी मीडिया से। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी अदालतें हमको जो है उनसे हमें कोई इंसाफ की जो है वो नहीं है, तौक़्क़ो नहीं है। तो और ये इसमें हमें लगता है कि यूएस एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है वो भी इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो था उसने एक स्टे ऑर्डर दिया था साइफर केस के अंदर, लेकिन फिर उसको भी जो है उसके में भी उनको छुट्टी नहीं दी गई इमरान खान साहब को, और कॉन्स्टेंटली जेल में रखा जा रहा है। और ये जो क्लॉजेस इसके अंदर नई ऐड की गई हैं ये सिर्फ टेररिस्टों के लिए की जाती हैं। उसके अंडर जो है साइफर केस में इनको या तो डेथ सेंटेंस दी जा सकती है या कि लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है। तो ये क्लॉजेस क्यों डाली हैं? ये कोई टेररिस्ट हैं या मुल्क के खिलाफ इन्होंने कोई काम किया है? तो चूंकि हमें इधर जस्टिस नहीं मिल रहा है इस सिलसिले में, तो इसलिए हम केस जो है अमेरिका में भी कर सकते हैं। हाउ सैड इज दैट, हाउ सैड इज दैट। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और उसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने आज जी जो मुल्क के बहुत बड़े उलेमा, जो कि आज तक हमें भी नहीं नजर आए, लेकिन बहरहाल जो बहुत बड़े पाकिस्तान के उलेमा हैं उनके साथ आज मुलाकातें की हैं। वो उनसे मिलने के लिए जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आए हुए थे। तो उन्होंने आज जनरल आसिम मुनीर ने कहा, वैसे बातें बड़ी अच्छी की जनरल आसिम मुनीर साहब ने, आई मस्ट से। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो ये पाकिस्तान है ये हर किसी को बिलोंग करता है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन है, कोई भी प्रोविंस है, ट्राइब है,
है, उसका लैंग्वेज कोई भी है, एथनिक और सेक्टेरियन उसका जो है वो बैकग्राउंड है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो इनटॉलरेंस और एक्सट्रीमिज्म है ये मुल्क के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उलमा को कहा कि आप कुरान और सुन्ना जो है यंग बच्चों को पढ़ाएं और उनको बताएं कि हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनके खिलाफ हमको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इस्लाम जो है वो दोस्ती का पैगाम देता है और पाकिस्तान सबका है, सबको मिल के रहना चाहिए। तो इस मौके पे उलमा जो है उन्होंने भी जनाब एक्सट्रीमिज्म को बड़ा कंडेम किया। आज अफसोस की खबर पाकिस्तान से यह है कि गौहर अयूब खान साहब के बेटे जो हैं उनकी डेथ हो गई है। उनको थोड़े अरसे से बीमार थे, ही वाज 86 इयर्स ओल्ड। और उनके बेटे जो हैं उमर अयूब खान पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज ये जो न्यूज़ है वो शेयर की अपने सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी नमाज जनाजा कल 3 बजे उनका जो विलेज है रिहाना डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में केपी के अंदर वहाँ पे होएगा और कुल जो है फिर उनके रेजिडेंस पे मेन जीटी रोड हरीपुर में होगा नवंबर 19 को। आपको बताइए कि गौहर अयूब खान साहब जो हैं वो काफ़ी मिनिस्टीरियल पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं नवाज शरीफ के ज़माने में। ये बिलोंग करते हैं तरीन ट्राइब ऑफ पश्तून से और ये पढ़ने के लिए गए थे रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, जहाँ पे कि इनके अपने वालिद साहब भी गए थे। और उसके बाद आने के बाद इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री को 1959 में ज्वाइन किया था, लेकिन एज कैप्टन ही इन्होंने 1962 में रिज़ाइन कर दिया था और अपना बिजनेस शुरू किया था और 1974 में ये पॉलिटिक्स में आ गए थे। 1977 में इन्होंने इलेक्शंस लड़े थे अंडर इंडिपेंडेंट मूवमेंट प्लेटफॉर्म और फिर उसके बाद इन्होंने इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलायंस को 1988 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 1990 में इन्होंने मैसिवली जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें जीत हासिल की थी और इनको 14th नेशनल असेंबली का स्पीकर लगाया गया था और ये 20th फॉरेन मिनिस्टर भी थे जब इन्होंने अपनी सीट जीती थी एक दफ़ा से फिर 1997 में। इन्होंने सर्व किया है मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर के तौर पे भी फ्रॉम जनवरी 7 1998 ऑनवर्ड्स। और लेकिन इनका जो टर्म था वो कट शॉर्ट कर दिया था अक्टूबर 12 1999 को, जब जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने कू के ज़रिए जो है गवर्नमेंट संभाल ली थी और उसके बाद जो है गौहर अयूब खान साहब ने पॉलिटिक्स को खुदा हाफिज कहा था। हिंदुस्तान के अंदर जी सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने आज डिमांड किया है कि जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि ये तो वैसे भी कुछ जो पोल रिलेटेड केसेस के अंदर जो हैं इन्वॉल्व हैं और उनके केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, तो उनको कैसे इजाज़त दी जा रही है आने वाले जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए। और इन्होंने जो आज बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे 230 मेंबर मध्य प्रदेश असेंबली का जो इलेक्शन है वो इस वक्त जो है चल रहा है और रिजल्ट्स जो है दिसंबर के अंदर आएंगे। तो इन्होंने जो था मिश्रा साहब ने कहा था कि अगर आपने बीजेपी के अलावा किसी भी और पार्टी को वोट दिया तो पाकिस्तान में उसकी वजह से भंगड़े पड़ेंगे। तो दिग्विजय सिंह साहब ने कहा कि यह इंतहाई प्रोवोकेटिव किस्म का इनका कमेंट है और इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जय राम रमेश जो हैं उन्होंने इमीडिएटली गाजा के अंदर सीज फायर का मुतालबा किया है और उन्होंने ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को बल्कि यूएस को, मोदी जी को तो उन्होंने कहा है, बल्कि यूएस और यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि ये जो इजराइल वायलेंस कर रहा है यहाँ पे इसको फौरन रोकना चाहिए, ये कंडेमेबल है। हमास ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन जो डीह्यूमनाइजिंग लैंग्वेज यूज करी जा रही है और जो जीनोसाइडल टेक्टिक्स इजराइल यूज कर रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, उनका पानी बंद कर दिया है, फ्यूल बंद कर दिया है, मेडिसिन्स और पावर और ह्यूमन एड, तो उसको जो है ये जीनोसाइड के अंदर आता है, इसको फौरन खत्म करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने मोदी जी के ऊपर भी बहुत ज्यादा आज फिर से एतराज किए। उन्होंने कहा जी कि ये जो धारवी का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम था ये कैसे अदानी जी को दिया अंडर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जिसमें कि मुंबई का हर बिल्डर जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसको 40% ये राइट्स जो हैं अदानी से लेने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है और 2018 में इसकी जो बिड लगाई गई थी वो 7,000 करोड़ से ज्यादा लगाई गई थी, तो आपने अदानी जी को ये 5,000 करोड़ में कैसे बेची है और आपका इनके साथ क्या ताल्लुक है, हम आपके हैं कौन, एक दफ़ा फिर से इन्होंने पूछा। और उन्होंने कहा जी कि ये सारे बिल्डर्स जो हैं इनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये यहाँ पे अपनी बिड छोड़ देंगे तो आपको बहुत जो पॉश इलाके हैं हिंदुस्तान के जैसे कि बांद्रा और साउथ मुंबई और जुहू, वहाँ पे आपको एक्सपेंसिव किस्म की प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलप करने की इजाज़त दी जाएगी। तो कांग्रेस ने आज फिर से मोदी जी से पूछा कि मोदी जी जवाब दें कि अदानी के साथ आपका जो है वो क्या ताल्लुक है। एक जनाब प्रोमो सामने आया है बिग बॉस 17 का और उसके अंदर जो है सल्लू भाई हमारे बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, बल्कि वो किसी को कह रहे हैं गो टू हेल।
और उसके अंदर फिर उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि लोग जोड़े बड़े पागल हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारे सल्लू भाई को किसने छेड़ा, किसने इतना सताया कि उसने ऐसे कहा गो टू हेल, क्योंकि सल्लू भाई की तो कोई बात किसी को बुरी लगती नहीं है ना जी। तो उन्होंने फिर इंस्टा के ऊपर कहा, उन्होंने कहा कि ये जो बिग बॉस के घर में कुछ लोग हैं ये समझते हैं कि मैं बड़ा गलत हूँ, तो उनके मन में जो भी आता है या दिमाग में जो भी वो मेरे बारे में सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन मैं उनको ना तो स्कूल कर सकता हूँ, ना मैं उनका बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ, ना मैं उनको समझा सकता हूँ। मैं तो एक बात ही कर सकता हूँ, लेकिन गलत बात पे मैं रिएक्ट ज़रूर करूँगा। और वो कहते हैं मैं वैसे कोई परवाह भी नहीं करता कि मेरे बारे में कोई क्या बात करता है, और मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। भाई स्वैग तो इसी को बोलते हैं। वैसे क्या स्टाइल है सल्लू भाई का, बस स्टाइल है वैसे हैं जी सल्लू भाई। क्या बात है कि सर काश हमें भी अल्लाह इतनी ताकत देता कि हम भी कह सकते जो जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो मेरा। जाओ असी नहीं खेल रहे, असी अपनी विकेट उठा रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा जी, आज सुष्मिता सेन जो कि आपको पता ही है कि ब्यूटी क्वीन थी बड़ी, और मिस जो वर्ल्ड है वो भी ये चुनी गई थी। तो उनका कहना है जी कि कुछ अरसे के लिए ये शोबिज़ से चली गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये वापस आई तो कहते हैं जी कि मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं था, तो मैंने नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार के तमाम बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को खुद से फ़ोन किया और मैंने कहा भाई मुझे काम दो, मैं भी एक्टर हूँ। अभी रिसेंटली ये नज़र आई थी एक मूवी ताली के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल किया था, गौरी सावंत का। और अभी इन्होंने 2020 में अपना डेब्यू किया था एक्टिंग में, फिर से बहुत 8 साल के, कोई 8-9 साल के बाद आर्या के अंदर। और फिर उसके बाद छोटी छोटी फिल्मों में भी ये इससे पहले देखी गई थी, दूल्हा मिल गया, नो प्रॉब्लम, और एक कैमियो में नजर आई थी फालतू में। और 2015 में उन्होंने बंगाली फिल्म निर्भाग की थी। उन्होंने कहा था जी मुझे शर्म नहीं आती अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई आई एम एक्टर एंड प्लीज़ गिव मी सम वर्क, तो मैं उसके लिए कॉल करती हूँ। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मैथ्यू हेडन जो हैं वो आज एक इंटरव्यू दे रहे थे ESPN क्रिक इन्फो को, और उनको बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे इसने रिज़ाइन किया बाबर आजम ने। उन्होंने कहा जी कि वो लोग जो कि नंबर्स काउंट कर रहे थे वो शायद देख नहीं रहे थे कि ये किस तरह का प्लेयर है और उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है एज कैप्टन एंड नॉन कैप्टन। इसकी जो एवरेज है 50+ है, और ये यंग लीडर है और बड़ा डायनेमिक है और नेचुरल लीडर है, और दुनिया में की जो क्रिकेट है उसमें डोमिनेट करता है इस वक्त। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड और शॉक्ड हूँ जब मुझे ये न्यूज़ आई कि इसने रिज़ाइन कर दिया है। अब अगर नसीम शाह जो है वो नहीं है और शाहीन शाह अफरीदी अपने बेस्ट पे नहीं है, शादाब खान और नवाज़ जो हैं वो फेल हो गए हैं बॉलिंग में, और फ़खर जो है वो उसने जब खेलना शुरू किया तो उस वक्त बहुत देर हो गई थी, तो उसमें इस लड़के का क्या काम था। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए था। PCB ने आज जनाब अपॉइंट किया है फॉर्मर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वहाब रियाज को एज न्यू चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की जगह पे, जिन्होंने कि रिज़ाइन किया था October 30 को आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता ही है कि ये PCB की 5 मेंबर कमेटी जो थी उसने फाइंड आउट किया था कि याजो इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि प्लेयर्स को मैनेज करता है, ओन्ड बाय तलहा रहमानी, तो उसके अंदर इनके कुछ शेयर्स थे और ये रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को। तो उनको फिर जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया तो उन्होंने छोड़ा। वहाब रियाज साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान को 27 टेस्ट, 90 ODIs और 36 T20s में रिप्रेजेंट किया हुआ। इनका फर्स्ट जॉब होगा टू सेलेक्ट टीम फॉर ऑस्ट्रेलियन टूर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम December 14, और फिर T20 सीरीज जो शुरू होने वाली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बिटवीन January 12 से 21 इन न्यूजीलैंड, उसके लिए इनको सिलेक्शंस करनी पड़ेंगी। मोहम्मद हफीज़ साहब को जी आज अपॉइंट किया है PCB ने एज पाकिस्तान टीम डायरेक्टर, और इनको जो है इससे पहले इन्होंने ये जो है सर्व करेंगे एज हेड कोच। और इससे पहले आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान टीम में बड़ी सीनियर जो है वो प्लेयर थे और बड़ा अच्छे बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे और कभी कभी बॉलिंग भी ये करते थे। तो अब जो अपकमिंग सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके अंदर ये हेड कोच का काम करेंगे, और इनका रोल ये भी होएगा कि ये जो मैचेस आने वाले हैं उसके अंदर इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके ऊपर भी लोगों की नज़र होगी। अलबत्ता इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद ये रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके ऊपर भी लोगों की नज़र रहेगी। इनके पास कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इनको जो है अब ये जिम्मेदारी ज़रूर दी गई है लुकिंग एट हिज गुड करियर। और लेकिन वैसे PCB कहता है कि ये बिल्कुल सुपरफ्लूअस किस्म के इनको टाइटल्स दिए गए हैं। तो मतलब है क्या मतलब है इसका, भाई इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्या कहना चाहते हो आप? बहरहाल जी इनको अपॉइंट उन्होंने ज़रूर किया। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट टाइसन फ्यूरी, ओलेक्सेंडर उस्येव।
उसियाक, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है अब स्केड्यूल की गई है, ये हैवीवेट चैंपियनशिप रियाद KSA में फरवरी 12 को। फ्यूरी आपको पता ही है कि 35 इयर्स के हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं ऑफ आयरिश हेरिटेज और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल वर्ल्ड चैंपियन है। इसके अलावा ये जो यूक्रेन के हैं उसियाक जो है 36 इयर्स ओल्ड है और ये तो बहुत सारे टाइटल्स होल्ड करते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की बेल्ट्स हैं इनके पास और दोनों के पास ही अनबीटन रिकॉर्ड्स हैं। तो अब दुनिया जो है वो बड़ी एक्साइटेड है, खास तौर पे फ्यूरी जो है उससे तो बड़ा प्यार है लोगों का ना, तो वो अब बड़े एक्साइटेड हो गए हैं ये न्यूज़ सुन के कि भाई आज जो somebody has to lose. मगर दोनों ही बड़े जबरदस्त, दोनों अनबीटन है, अनबीटन है, one of them has to lose. हाँ, इन दिस जो ये मैच होएगा फरवरी में उसमें जी। और अब हम जाएंगे जनाब अपने क्रिकेट सेगमेंट की तरफ।